हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पिक करते हैं सीए फाइनल का, एंड दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसको कभी कभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या हम कभी कभी इसको ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आखिर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग की स्टडी क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड टू डू द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और उसकी भी अकाउंटिंग करना? क्या आज तक बैलेंस शीट में कभी देखा है? क्या आज तक बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखा है? पूछो ना, क्या ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स। सर आप ऐसी बात करते हैं, आज तक तो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स नाम की कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में नहीं देखी। आई एम 100% एग्री विद यू। हम लोगों ने बैलेंस शीट में कभी भी ह्यूमन रिसोर्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं देखी। देन वाई अकाउंटिंग? सर आप अकाउंटिंग पढ़ा भी रहे हो, न तो आज तक हम लोगों ने बैलेंस शीट में कुछ देखा, न पीएल अकाउंट में कुछ देखा, पीएल स्टेटमेंट में देखा, न नॉर्मल बैलेंस शीट में देखा, न कंपनी की बैलेंस शीट में देखा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी हम लोगों ने इसकी जिक्र नहीं किया था। आज अकाउंटिंग का डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्वेस्टर्स को शो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। दिस इज़ द मेजर एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या वो मेरी एसेट्स नहीं है? सर आप कैसी बात करते हैं? एसेट्स तो हम लोग जानते थे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्या हमारा बिजनेस केवल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इनसे चलता है क्या? हमारा बिजनेस इक्वली मैन एंड मशीन दोनों के कोऑपरेशन से गवर्न होता है। जिस तरह एक मशीन काम करती है उस तरह एक बंदा भी काम करता है, ह्यूमन भी काम करता है। क्या उस ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया जाए? अगर हम इस एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या इस मैन को छोड़ दिया जाए, ह्यूमन बीइंग को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड न किया जाए, जबकि बिजनेस का ऑपरेशन केवल इन दोनों के कोऑपरेशन से ही होता है? बात तो सर कुछ समझ में आ रही है। इंडिया में भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एडॉप्ट किया है। भेल, सेल, ऑयल ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है। दे आर नॉट शोइंग एवन नाउ। आज भी ये लोग अपनी बैलेंस शीट में, आज भी ये कॉरपोरेशन अपनी बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स को एज एन एसेट नहीं दिखा रहे। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। अलग अलग ओपिनियंस हैं, दो गुट हैं, दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन कहता है यस, द ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी अकाउंटिंग फॉर, द ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन आवर बैलेंस शीट, इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मस्ट बी शोन एज एन एसेट। जबकि दूसरा कहता है ओपिनियन ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द ह्यूमन रिसोर्स एसेट। आप ह्यूमन रिसोर्स एसेट को क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों भाई?
एक ओपिनियन कहता है कि हम इसको अकाउंट्स दिखाएंगे, अकाउंट्स में एसेट साइड में दिखाएंगे। दूसरा ओपिनियन कहता है कि नहीं भाई, हम इसको अकाउंट्स में एज एन एसेट नहीं शो करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं शो करोगे एसेट्स में? उनका लॉजिक है, उनका लॉजिक है कि ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियरल सब्जेक्ट मैटर, आचरण पर डिपेंड करता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है। मशीन को कहेंगे बटन दबाओ चल जाएगी, जितनी एफिशिएंसी मशीन की है दैट विल वर्क। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा मशीन है जिसकी एफिशिएंसी कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी वो काम करना चाहता है कभी वो काम नहीं करना चाहता, कभी वो जॉब से सेटिस्फाई हो जाता है कभी वो जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाता है। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रोथ करना चाहता है, प्रमोशन पाना चाहता है, प्रमोशन ना पाओ तो भैया गए काम से, उसका काम करने का मन नहीं। बॉन्ड भराओगे, बॉन्ड भराना है एम्प्लॉय से, भरा लो बॉन्ड, काम नहीं करेगा लो, क्या करोगे? मशीन रिएक्ट नहीं करती, ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है। अगर हम एक इंडिविजुअल को लेकर बड़ा अच्छा आदमी बहुत मेहनत करता है, ये तो हमारे लिए एसेट है, दूसरे का क्या हम इस बंदे को एसेट्स की तरह दिखाएं, उसको क्या लायबिलिटी की तरह दिखाएं? वो हमारे ऊपर बोझ है, वो बंदा काम नहीं करता, ये बंदा बहुत मेहनत करता है, ये 100 रुपए का सैलरी चार्ज करता है तो 200 रुपए का प्रॉफिट देता है, वो बंदा 100 रुपए सैलरी चार्ज करता है तो 50 रुपए का भी बेनिफिट नहीं देता। हर आदमी की थिंकिंग एस्पेक्ट्स डिफरेंट है, हम उनको चेक नहीं कर सकते, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको ओन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा एक ओपिनियन ये कहता है कि भाई मैक्सिमम केसेस में या नॉर्मल केसेस में एक ह्यूमन बीइंग अपनी मैक्सिमम लाइफ का पोर्शन जॉब में लगा देता है। क्या वो एसेट नहीं है? क्या वो आपकी गुडविल के बारे में बात नहीं करता मार्केट में? मशीन करती है क्या? मशीन नहीं करती आपकी बाहर की जगह, बंदा करेगा, बंदा करेगा, एसेट की तरह दिखाओ। दूसरा ओपिनियन कहता है ना, बुराई भी ये बोलेगा, मशीन नहीं बोलने जाएगी। अगर अच्छाई बोलता है तो बुराई भी बोलने का काम ह्यूमन बीइंग करेगा। आपका फेम और डीफेम दोनों ह्यूमन बीइंग ही करेगा। कौन बंदा किस समय एसेट बन जाओ, कौन बंदा किस समय बिजनेस के लिए लायबिलिटी का काम करे। मैंने खूब ट्रेनिंग दी, मैंने अपने यहाँ बंदा रखा, खूब ट्रेनिंग दी, खूब ट्रेनिंग दी, खूब ट्रेनिंग दी, अच्छा खासा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया। मैंने उसको कहा तेरी सैलरी आज से 50,000 रुपीज पर मंथ। बड़ा खुश हो गया, मैं भी बड़ा खुश। अगले महीने दूसरी मेरी कंपटीटर आई, उसने कहा मैं तेरे को 55,000 दूंगी, जा। वो चला जाएगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर lakhs of rupees has been expended as a training cost, as a selection cost, as a recruitment cost, as a development cost। मैंने उसके ऊपर lakhs of rupees expenditure कर दिए, टाइम दे दिया। दूसरी कंपनी आई 5 to 10,000 ज्यादा सैलरी दे करके प्रोजेक्ट को हायर कर लेंगे, वो चला जाएगा बंदा। ह्यूमन साइकोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसको एसेट दिखाओ, दिखाओ, बट ऑब्वियस है एसेट की तरह दिखाओ। अगर किसी चीज में कोई नेगेटिविटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा दिया जाए। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो, और उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए आया हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन बीइंग ही हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग मींस सारे ह्यूमन बीइंग नहीं, वर्कफोर्स, entire workforce which is employed in our organization, entire workforce which is employed in our organization। इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। These are the resources, human resources. Now it must be shown over here in the asset side.
ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स बैलेंस शीट में शो करें या ना करें, प्रॉब्लम इस पर है। फिलहाल अगर आज के सिनेरियो की बात करें, आज के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, 100% cost which are to be incurred on the development of employees, on the recruitment of employees, on the selection of employees, on the training of the employees are to be written off immediately। आप जितने भी खर्च करते हो आज की डेट में अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, 100% वो खर्चे हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं इन द सेम पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। जिस पीरियड में ये खर्चे इनकर्ड होते हैं ना, उसी पीरियड में हम इन खर्चों को राइट ऑफ भी कर देते हैं, तुरंत पीएल में दिखा देते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यही हुई कि आप करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो आज हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चीजों को शो किया जाता है। चाहे वो एम्प्लॉयज के ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो, सिलेक्शन कॉस्ट हो, ट्रेनिंग कॉस्ट हो, ऑल दीज सम्स आर टू बी रिटन ऑफ इमीडिएटली विदाउट गेटिंग डिले। आप बिल्कुल देर किए हुए 100% कॉस्ट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो ओपिनियंस बताने जा रहे हैं। ये तो बाकी बात है, एसेट्स होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस तरह मशीन काम करती है उस तरह बंदा भी काम करता है। जिस तरह आप मशीन को बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो करते हो, बंदे को भी बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो करो। शो मत करो, ना 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 ना, शो मत करो, क्यों ना करो। मशीन कभी भी रिएक्शन नहीं देती, बंदा रिएक्शन देता है। मशीन कभी भी प्रेम नहीं करती, बंदा भी प्रेम करता है। मशीन की कभी एफिशिएंसी कम नहीं होती, बंदे की एफिशिएंसी कम या ज्यादा होती है। मशीन मेरे कंट्रोल में है, बंदा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मशीन को इंडिविजुअली और इन टोटलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। बंदे को अगर इंडिविजुअली शो करेंगे तो हो सकता है कि इंडिविजुअली वो बहुत अच्छा हो, लेकिन ग्रुप में जाकर के उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। बंदा हो सकता है इंडिविजुअली बहुत बेकार हो, काम का नहीं है, लेकिन ग्रुप में हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो कंफ्यूज्ड। इसीलिए हम इस ओपिनियन पर नहीं जाते। उस ओपिनियन तो है कि नॉट टू शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉजिटिविटी देखो ना भाई, पॉजिटिविटी ये कहती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को दिखाओ। और इसी ह्यूमन रिसोर्स को जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसका नाम आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, अप्रोचेस दिए हुए हैं। मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इन मॉडल्स पर जाने से पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट भी तो डेफिनेशन भी तो बता दूं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। Human resource accounting is defined by, ध्यान से सुनेंगे, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में तीन बात ये है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है विद इन 2 लाइन्स। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज HRA is defined as identification
और measuring the data and communicating those data to interested parties. Human resource accounting is defined as the identify. सबसे बड़ी बात है कि आइडेंटिफाई करो, क्या करो, आइडेंटिफाई करो, उसको मेजर करो। किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बंदा मेरी एसेट्स है, वो ग्रुप मेरे लिए एसेट्स है, वो पूरा इंटायर वर्कफोर्स मेरे लिए एसेट है, आइडेंटिफाई हो गया। आओ बेटा इधर आओ, अब तुमको चिपकाने जा रहे हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट में। इसको उधर से उठाओ आइडेंटिफाई करके और उसको मेजर करो कि बैलेंस शीट में कितने रुपए पर चिपकाएंगे, बैलेंस शीट में कितने रुपए पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाएंगे। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट ग्रुप, आइडेंटिफाई दैट इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द एंटायर वर्कफोर्स। यस, वी हैव आइडेंटिफाइड द फर्स्ट स्टेप इज ओवर। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर दोस आइडेंटिफाइड थिंग्स इन आवर बैलेंस शीट। दैट्स और कुछ नहीं। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करके उसको बैलेंस शीट में दो और बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट करो इनको इंटरेस्टेड पार्टीज को, सो दैट दे कैन सी दैट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एंटायर वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर अब जरा अप्रोचेस बता दीजिए। आपने ये तो बता दिया, अभी भी हम लोग कंफ्यूज हैं कैसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आप मेजर करेंगे, और मेजरमेंट के डिफरेंट मॉडल्स बताएंगे। फर्स्ट मॉडल, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर इनकम किया, उन सारे एक्सपेंडिचर को, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेक्शन से रिलेटेड हो, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह, वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉइज को किए जाते हैं, अब तक हम लोग लिखते थे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, है ना, उन सारे खर्चों को इकट्ठा करो, एक्यूमुलेट करो और उनको कैपिटलाइज करो, बैलेंस शीट में दिखाओ, और उस कैपिटलाइज्ड अमाउंट को धीरे धीरे ओवर द economical life of the asset, बोल दो ना, over the useful economical life of the asset। उसी तरह अगर ये बंदे मेरे पास 10 साल 15 साल तक रिटेन रहते हैं, 8 साल तक रिटेन रहते हैं, ऑन एन एवरेज 8 साल तक किसी बंदे की हमारे पास रिटेंशन है, 10 साल तक रिटेंशन है, 12 साल तक रिटेंशन है, 15 साल तक रिटेंशन है, तो जितना भी आप खर्च करो उन 8 10 15 सालों में राइट ऑफ करो। तो सबसे पहले जितना भी खर्च किया उस हिस्टोरिकल कॉस्ट को उठाओ, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करो, और बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करने के बाद हर साल क्या करो, राइट ऑफ करो। कितने सालों तक, जब तक उसकी लाइफ है। नॉर्मली लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ कितने साल तक रिटेन रखता है, उतने साल तक आप इसको राइट ऑफ करो। बट दिस कंसेप्ट्स आर 100% रिजेक्टेड। ये कंसेप्ट पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। जानते हैं इस कंसेप्ट को लाने वाले बंदे का नाम था आर लिकर्स। ये वो बंदा है, इसका ग्रुप है जो इस सिस्टम को ले आया और इसने कहा कि आप सबके सारी खर्चों को एक जगह एक्यूमुलेट करें, उनको कैपिटलाइज करें, और कैपिटलाइज करने के बाद हर साल उसको ओवर टू यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक बेनिफिट। मशीन से भी हम फ्यूचर में कमाते हैं तो मैन पावर से भी हम फ्यूचर में कमाते हैं, मशीन से भी हम फ्यूचर में कमाते हैं तो मैन पावर से भी फ्यूचर में कमाते हैं। हम दोनों एसेट्स हैंड में
जिस तरह मशीन को आप कई साल में राइट ऑफ करते हो, उसकी 10 साल की लाइफ में, 12 साल की लाइफ में, 13 साल की लाइफ में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए राइट ऑफ करते हो, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट को भी आप धीरे धीरे क्या करो, राइट ऑफ करो। जैसे एक मशीन को राइट ऑफ करने का काम आप करते हो, उसी तरह इस खर्चे को भी राइट ऑफ करना है। तो सर जी हमको एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिए। एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 20,000 पर एम्प्लॉय, ट्रेनिंग कॉस्ट 15,000 पर एम्प्लॉय, लाइफ यूजफुल 20 years, number of employees 200। अब जरा ढंग से देखें सॉल्यूशन। टोटल हिस्टोरिकल कॉस्ट 20,000 प्लस 15,000, यानी एक बंदे के पीछे 35,000 इनकर हुआ इनटू 200 एम्प्लॉयज, 200 एम्प्लॉयज इनटू 35,000, 70 lakhs। 70 लाख रुपए मेरे एक्सपेंस हो गए इन टोटालिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स। रिटर्न ऑफ पर एनम दिस इज आवर आंसर। 3,50,000 रुपए हर साल आप पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटलाइजेशन कितना करेंगे? 70 lakhs बैलेंस शीट में एसेट साइड, और हर साल उसमें से 3.5 लाख 3,50,000 आप पीएल में ट्रांसफ़र करोगे। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द कंसेप्ट विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय आर लीकर्ड्स। लेकिन एक और नया कंसेप्ट आया इसके रिजेक्शन के बाद। इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। सर ये सारे अप्रोच तो कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक फिक्स एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से आप एक बैलेंस शीट में एसेट को शो करने जाते हैं उसी तरह से हम ये अप्रोचेस भी ला रहे हैं। Not on the machines, but on the man. That's it. Replacement cost approach. Replacement का मतलब होता है किसी एक बंदे को मैंने निकाला, जाओ भैया, अगर इस बंदे को निकाला और दूसरे बंदे को उसकी जगह रिप्लेस करने पर जितनी कॉस्ट आएगी, that is the cost of that human resource. एक बंदे को मैंने निकाला, मान लो सपोज करो, तो उस बंदे की जगह दूसरे बंदे को रिप्लेस करोगे? बिल्कुल करेंगे। जितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स इट। कभी कभी पोजीशनल भी हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। मैनेजर की पोस्ट है, जाओ, क्लर्क की पोस्ट है, जाओ, दिस इज नोन एज
पोजिशनल रिप्लेसमेंट अप्रोच। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट एंड पोजिशनल रिप्लेसमेंट। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और कभी कभी हम लोग पोजिशनल रिप्लेसमेंट को भी देखते हैं, लेकिन ये दोनों अप्रोचेस फेल हो चुके हैं, नॉट अडॉप्टेड एट ऑल। ये दोनों अप्रोचेस क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। थर्ड अप्रोच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ये एक बंदा है, ये वर्कर है मिस्टर एक्स। ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर 1, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर 2, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर 3, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर 5। सेक्टर 1 इसको कहता है अगर तुम मेरे यहाँ काम करो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल अप्रोच समझाने का काम कर रहा हूँ। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर कहता है इसको कि अगर तू मेरे पास आएगा तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, तेरी कीमत 2 लाख रुपए की है। ये सेक्टर कहता है अगर तू हमारे पास आएगा तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। और ये सेक्टर कहता है कि अगर तू हमारे पास आएगा तो तू हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख का बेनिफिट देगा, आजा हमारे पास। ये कहता है 2,50,000 का। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा बिडिंग में, बिडिंग जो सबसे ज़्यादा दांव खेलेगा, जो सबसे ज़्यादा बिड देगा, वही हमारा इस वर्कर की एसेट्स के तौर पर वैल्यू मानी जाएगी। इस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हमारे लिए 5 लाख रुपए की एसेट्स के बराबर है। हमारे ही सेक्टर्स के बीच में आपस में कंपटीशन होगा कि कौन इस बंदे को कितने में हायर कर सकता है। द हाईएस्ट वन वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट या द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स की वो एसेट्स की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई, इसमें एक प्रॉब्लम आई। इसमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? कि जो मेरे पास स्केर्स एम्प्लॉयज हैं, स्केर्स मीन्स जो बहुत कम अवेलेबल है, तो उसकी बिडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हर सेक्टर मेरा, हर डिपार्टमेंट हमारा उसको परचेस करना चाहेगा, हायर करना चाहेगा और उसकी ज़्यादा वैल्यू लगाएगा अगर स्केर्सिटी है तो। लेकिन अगर स्केर्सिटी नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो कोई उसकी बोली क्यों लगाएगा? अरे भैया तुझे जाना है तो जा, तेरे पीछे दूसरा आ जाएगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो। गलत बात, गलत बात होना नहीं चाहिए। उसकी वैल्यू, उसकी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो इसकी भी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जिसकी स्केर्सिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी स्केर्सिटी नहीं है, नॉर्मल अवेलेबिलिटी है, उसकी वैल्यू नहीं है। गलत बात, ये अप्रोच भी हमारा फेल कर जाएगा। जो सबसे ज़्यादा अप्रोच रन कर रहा है राइट नाउ इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच। इसको ल्यू एंड श्वार्ट्ज मॉडल भी कहा जाता है। ल्यू एंड श्वार्ट्ज मॉडल भी कहा जाता है। इसको हम लोग ल्यू एंड श्वार्ट्ज मॉडल भी कहते हैं। ये ल्यू एंड श्वार्ट्ज मॉडल ने क्या कहा?
हम लोग इस मॉडल पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन्स जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन लीव एंड शॉर्ट्स मॉडल, यानी कि हमारा डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच। ये क्या कहता है, जैसे आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ रखी है ना, आईपीसीसी में आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ रखी है, तो कैपिटल बजटिंग में आप करते क्या थे कि इस एसेट से फ्यूचर में इतना कमाएंगे, दूसरे साल इतना कमाएंगे, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना, इन सारे फ्यूचर वैल्यूज़ को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। और जो वैल्यू आती थी हम कहते थे मशीन का दाम इतना ही दे पाएंगे। मशीन अगर 1 लाख रुपए की है, फ्यूचर में हमको 40,000, 60,000, 70,000, 40,000 ऐसे करके हमको अर्न करवा रही है ओवर द डिफरेंट पीरियड, तो हम उन सारी फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। और जो वैल्यू आती थी हम कहते थे यस, मशीन अगर 1 लाख रुपए आज जा रहा है तो सारी फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने पर हमारे पास 1,10,000 रुपये आ रहा है। 10,000 रुपये प्योर बेनिफिट था अगर आईपीसीसी का कैपिटल बजटिंग आपको तैयार हो तो। अगर नहीं तैयार है फॉरगेट इट, भूल जाएं, हम वहाँ पर जा भी नहीं रहे। यहाँ पर क्या करना है कि जितनी भी आपको फ्यूचर में किसी बंदे को वेजेस देनी है, फ्यूचर में जितना भी पर्क्स देना है, उन सारे बेनिफिट्स जो हम एक एम्प्लॉय पर खर्च करने को तैयार हैं फ्यूचर में, उन सारे बेनिफिट्स को जो दिए जाने उन सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। हम आपको अगर 100 रुपये देने को तैयार हैं तो इसका मतलब मुझे आपसे 100 रुपये का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। हम किसी भी चीज़ को एसेट्स दिखाते हैं तो इसका मतलब उस एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ पर भी वही है, हम किसी चीज़ पर खर्च करेंगे फ्यूचर में, उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो जो हम एक्सपेंड करेंगे उसको आज की डेट में जब हम दिखाना चाहेंगे तो किस वैल्यू पर शो करना चाहेंगे, जितना हम फ्यूचर में उससे कमाएंगे। हम उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, देखा जाएगा। ठीक, 5th मॉड्यूल है आपका स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच। इसको डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच को हर किसी ने रिकॉग्नाइज किया आज की डेट पे, मैक्सिमम कंट्रीज डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच को यूज कर रही हैं। तो उसके बाद ये आया क्यों, स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा होगा सर्विस रिवॉर्ड। यहां एक ड्रॉबैक है, वो ये कि हम ये मानते हैं अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब किया है तो 40 साल हमारे यहाँ काम करेगा और अकाउंटेंट की जॉब पे काम करेगा। डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच में क्या था कि हमारे यहाँ अगर कोई बंदा काम करने आया तो वी एज्यूम दैट इफ ही possess द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट देन ही विल कंटिन्यू द possess ऑफ अकाउंटिंग पोस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ना, ऐसा नहीं होता, आप सर्विस का रिवॉर्ड देते हो। इसने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच ने इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया, इसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। इसने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बांटा कि अगर कोई बंदा हमारे यहाँ अकाउंटेंट के तौर पे आ रहा है तो या तो वो 50,000 रुपये की डिमांड करेगा पर एनम, या तो 60,000 रुपये की डिमांड करेगा पर एनम, और उसको इसकी चार्ज करने की प्रोबेबिलिटी 60% है, इसको चार्ज करने की प्रोबेबिलिटी 40% है। अच्छा, कुछ समय बाद पहले 5 ईयर 1 to 5 ईयर्स वो अकाउंटेंट के पोस्ट पे रहेगा और 6 to 15 ईयर्स तक वो सीनियर अकाउंटेंट हो जाएगा और उस समय उसकी सैलरी 70,000 से 90,000 के अंदर रहेगी। इसकी पॉसिबिलिटी 0.5 है और इसकी पॉसिबिलिटी 0.5 है। अच्छा, सीनियर अकाउंटेंट के बाद 15 साल बाद 16 साल से लेकर 30 साल तक वो मैनेजर की पोस्ट पर रहेगा। किस पोस्ट पर? मैनेजर। और उस समय उसकी सैलरी 1,20,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये होगी। इसकी पॉसिबिलिटी 0.7 है और इसकी पॉसिबिलिटी 0.3 है। इस तरह से कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी वर्कर।
सोचिए ना कितना अच्छा चीज़ है। आप स्टेज वाइज काम करते हैं। डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच में इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया था, लेकिन स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच में इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया गया। आपके डिफरेंट स्टेजेस पर आपको जितने रिवॉर्ड मिलने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बेसिस पर आपकी वैल्यू मेजर की गई है। दैट्स इट। हाँ, इन सारी वैल्यूज़ को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में। जिस तरह से इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया गया था, इन वैल्यूज़ को भी हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट स्टेजेस की चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स इट। बोले भाई, इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच। इन 5 अप्रोचेज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोले। लास्ट अप्रोच है ग्रुप अप्रोच या ग्रुप बेसिस वैल्यूएशन, और इसको दिया था जग्गी एंड लॉज मॉडल का नाम भी दिया जाता है। इन्होंने कुछ अलग नहीं बताया, इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। जो इसने कहा इसको थोड़ा रेक्टिफाई इसने किया, अमेंडमेंट। इसने कोई स्टेजेस नहीं दी थी, रिवॉर्ड नहीं दिया था डिस्काउंटिंग वैल्यू में। बस मैनेजर है थ्रू आउट द लाइफ मैनेजर, क्लर्क है थ्रू आउट द लाइफ क्लर्क, अकाउंटेंट है थ्रू आउट द लाइफ अकाउंटेंट। दैट्स इट। उसको इसने डिस्काउंटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच ने क्या किया? स्टेजेस बना दी। अकाउंटेंट आए, असिस्टेंट अकाउंट बन गए, सीनियर अकाउंटेंट बन गए, क्लर्क मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए। उस तरह की स्टेजेस को इसने कवर किया और प्रोबेबिलिटी के साथ। जग्गी एंड लॉ ने बोला ठीक, हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ग्रुप बेसिस पर, इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं। इंडिविजुअल का कभी कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं है, आज आया कल निकल गया, 10 साल रहा कि 15 साल रहेगा, 12 साल की 18 साल, ना 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 ना। इंडिविजुअल अप्रोच पर आप कोई भी काम करेंगे दैट इज फ्रूटलेस। आप काम करो, वही काम करो, ग्रुप में काम करो। मुझे मालूम है कि ये 15 लोगों का ग्रुप है, 10 साल तक ऑन एन एवरेज काम करेगा। ये 18 लोगों का ग्रुप है, ऑन एन एवरेज 25 साल काम करेगा। आएगा आदमी, जाएगा, रहेगा ग्रुप में। लेकिन ये ग्रुप मेरा 20 साल तक काम करेगा, ये ग्रुप मेरा 30 साल तक काम करेगा। ग्रुप के बेसिस पर बहुत आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को। इंडिविजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इन लोगों ने, जग्गी एंड लॉ ने केवल इतना बोला कि हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच को छोड़ देंगे जो ऊपर बोला गया है, हम लोग ग्रुप बेसिस को अप्रोच को, ग्रुप बेसिस अप्रोच को कंसीडर करेंगे। हाँ, क्लर्क की पोस्ट के 100 लोग, 50 क्लर्क की रैंक के, क्लर्क की पोस्ट के 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 20 साल तक काम करेंगे, 40,000 रुपये रिमनरेशन लेंगे। ठीक। अकाउंटिंग की पोस्ट के 150 बंदे काम कर रहे हैं, 25 साल रहेंगे, 30,000 रुपये लेंगे। ठीक, देखो ना, एक रैंक दे दी। अकाउंटिंग की पोस्ट एक रैंक, अब सारे वर्कर्स उसी में ही आ गए, जितने भी वर्कर्स हो। इंडिविजुअली अप्रोच खत्म हो गया। ये ग्रुप कितने सालों तक काम करेगा, इट इज़ वेरी इजी टू मेजर दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट टू मेजर इट इंडिविजुअल। ये सारे अप्रोचेस थे। पहला अप्रोच था हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, फेल, आर्ली कर्ट्स ने जो बोला था। दूसरा अप्रोच था रिप्लेसमेंट, तू जाएगा, तेरी बजाय दूसरा जो बंदा आएगा उसके लिए जो मैं कॉस्ट बियर करूंगा, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिडिंग लग रही थी, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में बिडिंग लग रही थी, जो स्केयर्स थे उनकी बिडिंग ज़्यादा थी, जो स्केयर्स नहीं थे उनकी बिडिंग ही नहीं लग रही थी, प्रॉब्लम थी। फोर्थ, डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच, और ये सबसे ज़्यादा चलता है, लिव्स एंड श्वार्ट्ज मॉडल, लिव एंड श्वार्ट्ज मॉडल।
ये बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में इस समय रन कर रहा है। ठीक इसी सिस्टम को बाकी दो मॉडल्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन अपने थोड़े इम्प्रूवमेंट के साथ। स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच, इसने कहा एक आदमी केवल एक पोस्ट पर नहीं रहता, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है होल्ड करता है। इसने कहा इंडिविजुअल मत करो, काम वही करो, इंडिविजुअल मत करो, एक ग्रुप में लेकर के करो, बात खत्म। दीज आर द अप्रोचेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, नॉट सो टफ। थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, आज के आज ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट अप्रोच। skilled, hundred workers, recruitment cost, training cost, 20,000 rupee per worker, 15,000 rupees per worker, unskilled worker 200 workers, और इनकी जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट दी है और जो इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट दी है, बट ऑब्वियस है कि स्किल्ड से कम होगी, क्यों, लेकिन इनको ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यूजफुल लाइफ, skilled 20 years, unskilled 30 years. This is our question and this is our solution. कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को? क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, न रेट ऑफ रिटर्न दिया है, न डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, कुछ भी नहीं दिया। हमें केवल कॉस्ट बताई गई है और लाइफ बताई गई है। यूज करो ना कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट स्किल्ड वर्कर पे 20,000 पर वर्कर, बोलो 100 वर्कर्स प्लस 15,000 पर वर्कर इंटू 100 वर्कर्स। आखिर ये 100 वर्कर पर हमारी ये टोटल कॉस्ट लगेगी ना, आ गई टोटल कॉस्ट, देख लें कितनी है। अनस्किल्ड पर बोले भाई कितने वर्कर हैं, 10,000 रुपये 200 वर्कर्स पे एंड 20,000 रुपीज़ 200 वर्कर्स पे, 60 lakhs।
amortization of cost. स्किल्ड वर्कर की कॉस्ट को आप अमोर्टाइज करें, बैलेंस शीट में आप कितने पर दिखाएंगे? 95 lakhs में, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं ना, वी आर रिक्वायर्ड टू शो ₹95 lakhs in the same way. And now we are required to write it off in each and every years out from the skilled workers cost, which is to be useful for 20 years. 1,75,000 per annum. Unskilled 60 lakh डिवाइडेड बाई 30 years. लाइफ कितनी है इसकी? 2 lakhs per annum. तो टोटल रिटर्न ऑफ होगा 3,75,000 per annum. दिस इज योर आंसर. थोड़ा जल्दी नोट करें तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें. हटा सकते हैं. उम्मीद करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. क्वेश्चन नंबर 2. धीरे धीरे हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन पे चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके नवंबर 2009 एग्जाम में पूछा गया है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट according to Levin-Schwartz model, the total value of human resources of the employee group skilled and unskilled. आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसे दिया है, स्किल एंड अनस्किल्ड. एनुअल एवरेज अर्निंग, annual earning average 50,000 and 30,000. Okay. Age, रिटायरमेंट की एज है स्किल्ड की 65 एंड 62, अनस्किल्ड की. Okay. Number of employees, (20 and 25). Average age करंट की बात बता रहा है, यानी आज की डेट में जो एवरेज एज है दैट इज 62 and 60 years. Discount rate 15% and 15%. चल
पहला मेथड मैंने बताया था कॉस्ट अप्रोच। डेटा कुछ इस तरह से नहीं दिया है कि हम कॉस्ट अप्रोच यूज़ कर सकें। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कहीं भी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं कि हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच को यूज़ कर सकें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहीं भी ऐसा नहीं है कि इतने पर बिड करना है, नहीं यूज़ कर सकते। लीव एंड शॉर्ट्स मॉडल, हाँ, आपको एम्प्लॉयज़ दिए हुए स्किल और अनस्किल, रिटायरमेंट की एज, यानी अभी ये 3 साल ऑन एन एवरेज काम करेंगे, ये लोग अभी भी 2 साल ऑन एन एवरेज काम करेंगे। रिटायरमेंट की एज है 62 साल, जबकि आज की डेट में जो ऑन एन एवरेज एज चल रही है एम्प्लॉयज़ की दैट इज 60 ईयर्स। इट मीन्स दे विल वर्क फॉर मोर 2 ईयर्स, दे विल वर्क फॉर मोर 3 ईयर्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 20 और 25 और डिस्काउंट रेट है 15%। डिस्काउंट रेट है प्रेजेंट वैल्यू में, तो बात ख़त्म ना, प्रेजेंट वैल्यू वाले कंसेप्ट आ जाएंगे। अब चाहे वो लिव एंड शॉर्ट्स मॉडल हो, चाहे वो स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड मॉडल हो, या फिर आपका लास्ट वाला जग्गी एंड लव वाला हो। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर सोचना बेकार है, लिव एंड शॉर्ट्स मॉडल इसको यूज़ करने जा रहे हैं, या डिस्काउंटिंग अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन देख करके ही हम बता सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू अस एंड विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वुड बी देयर। हमको फ्यूचर वैल्यूज़ को करंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, हमको फ्यूचर वैल्यूज़ को, फ्यूचर अर्निंग्स को करंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। स्किल्ड वर्कर, $50,000 में पेमेंट करूंगा, मैं तो केवल समरी अभी बता रहा हूं, 3 सालों तक, 65 माइनस 62, डिस्काउंट रेट है 15%। अगर हम इसको इस चार्ट में फिलअप करें, टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, अगर आप लोगों ने आईपीसीसी में कैपिटल बजटिंग पढ़ा है तो। वेजेस पहले साल में, दूसरे और तीसरे साल में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% है, और हम तीनों साल इसको 50,000, 50,000 और 50,000 का पेमेंट करेंगे। पक्की बात है ना? ज़रा निकालें 15% कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। याद आया होगा आपको आईपीसीसी का, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, है ना? मल्टीप्लाई करें। सर आपने ना थोड़ा लॉन्ग कट मेथड बताया है, ठीक है, समझाना है तो थोड़ा लॉन्ग कट मेथड बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कितने एम्प्लॉयज़ थे? टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? बिल्कुल सही जवाब है। पहले हम कहेंगे आप इसको नोट करें, तो हम थोड़ा इसका शॉर्टकट बताते हैं आपको।
इसी को अगर हम थोड़े से सिंपलेस्ट वे में यूज़ करना चाहें तो देखें कैसे यूज़ करेंगे। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। स्किल्ड वर्कर, एक से 3 सालों तक रहेंगे। हमें जब मालूम होता है कि एक ही अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सेम अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम अमाउंट्स को कॉमन ले लें और इन फैक्टर्स को सम अप कर लें। 2.282 देखें ना, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 1,14,100। ये स्किल्ड वर्कर की प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आप उनको सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, उन सारा का सारा जो फ्यूचर में देंगे 3 सालों में, और वो उनका प्रेजेंट वैल्यू है। एक वर्कर का, कितने वर्कर का? सिंगल वर्कर का। और हम बात कर रहे हैं कितने वर्कर्स की? 20। तो टोटल हो जाएगा 22,82,000। अनस्किल्ड वर्कर की बात करते हैं, सेम यही अप्रोच। कितने सालों तक? 62 - 60, 1 to 2 ईयर्स। और 15% के हिसाब से 2 साल की एन्यूटी कितनी होगी? 0.869 प्लस 0.756। पेमेंट कितना है ऑन एन एवरेज? कितने एम्प्लॉयज हैं? 48,750, 12,18,750, 35,750। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। हो गया ना शॉर्टकट। पहले लॉन्ग कट तो समझो कि होता क्या है कंसेप्ट, उसके बाद हम शॉर्टकट 2 मिनट में कर लेते हैं। अब तो हमारे ऊपर है कि हम इस क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कैपिटल वेस्टिंग थोड़ा भी ठीक से पढ़ा हो, कंसेप्चुअल पढ़ा हो, तो हमें नहीं लगता अभी आपके लिए ये मेथड थोड़ा टफ मेथड होगा। बिल्कुल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला लियो एंड श्वार्ट्ज मॉडल, और आपने ये मेथड 2 मिनट के अंदर कर लिया। क्या किया जाए, हटाया जाए या नोट करेंगे आप लोग? करें नोट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच। ये वो बंदा था जिसने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की डिस्काउंटिंग मेथड पर, और इसने कहा एक बंदा केवल जन्म भर केवल एक पोस्ट पर रहने के लिए नहीं आता भैया, इसको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर रहना होता है। अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट से आपका मैनेजर की पोस्ट पर जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है।
और हमको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाएगा। क्लर्क 1 to 5 years और 40,000 to 50,000। प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड 0.5। अकाउंट्स ऑफिसर, ये क्लर्क रैंक चेंज हो गई, आगे ये बढ़ गया 6 to 15 ईयर्स तक। अब इसको जो मिलेगा 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी और प्रोबेबिलिटी है 0.6 एंड 0.4। अकाउंट्स ऑफिसर के बाद ये ऑफिस मैनेजर बन जाएगा अगले 5 साल तक के लिए, 16 to 20 ईयर्स। इसकी सैलरी रहेगी 80 to 95,000। और प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.7 एंड 0.3। ये सिचुएशंस हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केवल दिए गए डेटा से हम ये समझ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मॉडल और अप्रोच इज टू बी यूज्ड, कौन से अप्रोच को हमें यूज करना है। केवल इन डेटा को देखो और बताओ। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लगेगा, पहले वो भी तो दो, शायद हमने लिखना छोड़ दिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर है आपका 10%। अब जो डेटा दिए हुए हैं बस इनसे बताओ। ये तो पक्का हो गया कि हम लोग लेवेन श्वार्ट्ज मॉडल यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। स्टेज वाइज दिया हुआ है तो लेवेन श्वार्ट्ज मॉडल यूज नहीं होगा, स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच यूज होगा। अब कहोगे सर वो ग्रुप बेसिस वाला क्यों नहीं यूज होगा, वो ग्रुप और बेसिस वाला वो भी तो यही है ना। उसमें दिया रहता है कि क्लर्क एक नहीं, पूरे क्लर्क कितने हैं टोटल। अकाउंट ऑफिसर एक नहीं, पूरे अकाउंट ऑफिसर ग्रुप की बात करता है। यहाँ इंडिविजुअल है तो ग्रुप बेसिस लगेगा नहीं, डिस्काउंटिंग वैल्यू अप्रोच लगेगा नहीं, बचा हमारा स्टोकेस्टिक सर्विस रिवॉर्ड अप्रोच। सॉल्यूशन देख सकते हैं, सेम वही फंडा है जो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी, अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। क्लर्क 1 से 5 साल है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है, 1 2 3 4 5 3.79 निकाल लोगे। अमाउंट ढंग से देखेंगे, या तो 40,000 मिलेगा क्लर्क को या तो 50,000 मिलेगा। 40,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी, 50,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी 20,000 और 25,000 कितना मिलेगा यहाँ पे 45,000। क्लर्क की हैसियत से उसको मिलेगा 45,000 इंटू 3.79 175.85। मेरा अमाउंट थोड़ा दूसरा हो रहा होगा क्योंकि मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले रहा हूँ। 3.79 के आगे और भी डिजिट्स हैं। क्लर्क के बाद बात करें, अकाउंट्स ऑफिसर 6 to 15 ईयर्स। अच्छा, सिक्स 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर हमें नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में, वैसे आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा, अगर नहीं भी दिया हो तो भी हम जान सकते हैं कितना आएगा कैलकुलेटर की हेल्प से, 60,000 एंड 70,000। 60,000 पे करने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दें इनटू 64,000। लास्ट स्टेज ऑफिस मैनेजर, 16 to 20 ईयर्स। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दैट कम्स टू 0.908। बिल्कुल सही है। हाँ बताएं, मिलने की पॉसिबिलिटी 80,000 से 95,000, 80,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड 0.3, दैट कम्स टू 56,000, 28,500 टोटल आ गया। हाँ बताएं टोटल दोनों का, 84,500। मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा, वो रीज़न है उसके पीछे। रीज़न है कि मैंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिया, यहाँ पर जो फैक्टर आया 3.81 समथिंग 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 वो कैलकुलेटर में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है आपका थोड़ा डिफरेंट आंसर है, लेकिन वो सही है। टोटल कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एसेट, $491,446। दिस इज योर आंसर। नोट करें।
उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है नवंबर 2006 में। अ कंपनी हैज़ अ कैपिटल बेस ऑफ ₹1 करोड़। ओके, एक कंपनी के पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी कैपिटल बेस है, वो है 100 lakhs यानी 1 करोड़। बोलो भाई। एंड हैज अर्नड अ प्रॉफिट अर्नड 11 लाख। अच्छी बात है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5%। ओके, लिखा है कि अगर न्यू एग्जीक्यूटिव एंगेज कर दिया जाए, एक नया एग्जीक्यूटिव अगर अपॉइंट कर दिया जाए तो प्रॉफिट जो है, न्यू प्रॉफिट हो जाएगा ओवर एंड अबव द टारगेट प्रॉफिट ₹2,50,000। अच्छा, अगर नया वर्कर इंगेज कर दिया जाए तो हमारा नया प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट से भी 2.5 लाख रुपए अधिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द अमाउंट मैक्सिमम बिड प्राइस। ओके, एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम बिडिंग प्राइस बताओ और सैलरी ऑफर्ड टू एग्जीक्यूटिव कितना होगा ये बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है तो मैं आपकी मैक्सिमम सेल्स मींस मैक्सिमम सैलरी 2 लाख रुपए ही तो रखूंगा। अगर मुझे आपसे साल भर में 2 lakhs का प्रॉफिट अर्न होना है, देन द मैक्सिमम सैलरी दैट I can offer you ₹2 lakh. It should not be in excess of ₹2 lakh. It should not be in excess of ₹2 lakh. It may be lower than ₹2 lakh, but the maximum amount of salary which I'll offer to you is ₹2 lakh. Okay. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। करंट प्रॉफिट 11 लाख, टारगेट प्रॉफिट 1 करोड़ का 12.5%, 12,50,000। ये हमारा टारगेट प्रॉफिट है, और जो मेरा नया प्रॉफिट होगा प्लस न्यू प्रॉफिट आफ्टर एंगेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, टारगेट प्रॉफिट प्लस ₹2,50,000 means 12,50,000 प्लस 2,50,000। हमारा जो नया प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा? 15 लाख। ओवर एंड अबव द टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट के ऊपर 2.5 लाख कमाएंगे तो टारगेट प्रॉफिट 12,50,000, उसके ऊपर 2,50,000। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के ऊपर 2.5 लाख नहीं, हाँ गलती मत कर देना 11 लाख के ऊपर 2.5 लाख जोड़ करके।
क्योंकि 11 लाख तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है और क्वेश्चन में लिखा है 2,50,000 विल बी अर्न इन एक्सेस ऑफ द टारगेट प्रॉफिट। द टारगेट प्रॉफिट इज 12,50,000। अच्छा, यानी अब मेरा 15 लाख हो जाएगा। टोटल इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट बिफोर एग्जीक्यूटिव 11 लाख, आफ्टर अपॉइंटमेंट यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट 15 लाख, यानी प्रॉफिट ड्यू टू एग्जीक्यूटिव, प्रॉफिट अर्नड ड्यू टू एग्जीक्यूटिव, हाउ मच? 44 लाख। कितना? तो ये तो पक्का हो गया, द मैक्सिमम सैलरी विल ऑफर टू एग्जीक्यूटिव ₹4 लाख। इसमें तो सोचना ही नहीं है। मैक्सिमम बिडिंग प्राइस, अब 4 लाख डिवाइडेड बाई, हमको वो कितने के रेट से अर्न करके दे रहा है? 12, जो मार्केट रेट है 12.5%। कैपिटलाइजेशन कर लो जो वो प्रॉफिट दे रहा है, पता चल जाएगा उस एग्जीक्यूटिव की वैल्यू कितनी है। उस एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम वैल्यू 32 लाख है और मैक्सिमम सैलरी उसकी 32 लाख रुपए जो उसकी वैल्यू है ना, उसका वो 12.5% ही हमको दे रहा है, यानी 4 लाख। दिस इज आवर आंसर, द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर। क्यों? पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। जो क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली यूज तो हम लोग लिव एंड शॉर्ट्स मॉडल ही यूज करेंगे। यूज करने के लिए तो लिव एंड शॉर्ट्स मॉडल ही यूज करेंगे, लेकिन अब हम लोग एज फैक्टर पे जाएंगे। कोई बंदा 15 साल 25 साल का तो 25 से 35 साल, 35 से 45 साल, 45 से 55 साल, 55 से 65 साल, और हर एक एज ग्रुप में वो कितना कितना सैलरी ड्रॉ करेगा वो भी देखेंगे। बस इसमें इतना ही नया है, नथिंग इज न्यू इन दैट। हाँ, देखने की बात है कि हम लोग इस क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग details of X Limited, okay, calculate the total value of human, calculate the total value of human, okay, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हैं? एज, अनस्किल्ड,
सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, ये इंफॉर्मेशंस हमारे पास दी हुई हैं। और ये इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई हैं? नंबर्स एंड रुपीस, नंबर्स एंड रुपीस, नंबर्स एंड रुपीस। 30 से 39 की एज के अनस्किल्ड हैं 100 एम्प्लॉयज़ और इनकी सैलरी है 18,000। 40 टू 49 की एज के हमारे पास जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो है 50 और उनकी सैलरी है 30,000। 50 टू 54 में 30 है और उनकी सैलरी है 36,000। ठीक, 60, 30 एंड 20, 36, 48 and 60,000, 84,000, 120, 180, 40, 20 and 10. Now these are the details. Retirement age is 55 years. हमें देखो ना डिटेल भी वही दिया है, 54 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट एज है। नहीं भी दिया रहता तो क्वेश्चन के डेटा देख करके समझा जा सकता था कि आफ्टर 54 ईयर्स दे विल गेट रिटायर्ड। ओके, एन्युटी फैक्टर इज गिवन। साल, 10 साल, 15, 20 और 25 साल। हमें एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है 3.7908, 6.1446, 7.6061, 20 का 8.513536, ओके, 9.0707, 9.0770। ये हमें डिटेल्स दी हैं एन्युटी फैक्टर की। बस ये डेटा है और हमें ल्यू एंड शॉर्ट्स मॉडल यूज़ करना है। नहीं भी क्वेश्चन में दिया रहता कि ल्यू एंड शॉर्ट्स मॉडल यूज़ करो, तो भी हम ल्यू एंड शॉर्ट्स मॉडल ही यूज़ करते हैं। कैसे करें? मैं केवल अनस्किल्ड का बता दूं, आपके लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड आसानी से हो जाएगा। मैं केवल आपको ये पोर्शन बताऊंगा। होमवर्क है आपका सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। भाई एक पता चल गया तो बाकी तो खुद ही करो, हर चीज़ करके दें। देखो, कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हम केवल अनस्किल्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। चलो सबसे पहले एज ग्रुप उठाते हैं 30 to 39। पक्की बात है ना? तो 30 से 40 साल तक, 40 से 50, 30 से 39 और 40 से 49, 50 से 54। बोलो भाई, 10 years, 10 years,
एंड 5 years। फर्स्ट 10 years का 6.1446। बोलो भाई, ये शुरू का 10 साल है, ये बाद का 10 साल है। शुरू का 10 साल टोटल वैल्यू इतनी, शुरू से 20 साल टोटल वैल्यू इतनी, यानी बाद के 10 साल की वैल्यू तो इन दोनों का डिफरेंस। कितना आसान है। $2.369। 20 साल तक की वैल्यू ये, भाई टोटल 25 साल तक काम करेंगे ना। 20 साल तक की वैल्यू है, 25 साल तक की वैल्यू ये, तो 20 से 25 साल तक की वैल्यू इनका डिफरेंस 9.0770 माइनस 8.5136 0.5634। इनको जो हम सैलरी देते हैं वो देते हैं 18,000 इस समय, 30,000 इस समय, 36,000 इस समय। मल्टीप्लाई करें 18,000 इंटू 6.1446, दैट कम्स टू 1,10,603। ओके, 30,000 इंटू 2.369, दैट कम्स टू 71,070, 36,000 to 0.5634, that comes to 20,282। $2,01,955। ये मैंने केवल एक एम्प्लॉय की निकाली। बोलो ना, हाँ या ना। लेकिन यहां पर नंबर्स कितने हैं 100, यहां पर नंबर्स कितने हैं 50, यहां नंबर्स कितने हैं 30। बोलो, जो एज ग्रुप के लोग आज काम कर रहे हैं 30 से 39 साल तक की एज ग्रुप के 100 लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। एक बंदे की कीमत इतनी, तो 100 लोगों की कीमत कितनी। 40 से 49 साल की एज ग्रुप के अनस्किल्ड लेबर मेरे पास 50 लोग काम कर रहे हैं। 40 से 49 साल तक के लोगों की एज ग्रुप के 50 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, और 50 से 54 साल तक के 30 लोग काम कर रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कंफ्यूज्ड हूं। या तो ये मान लो कि ये 30 से 39 साल तक का एज ग्रुप का ये है। अब हम 40 से 49 साल तक के एज ग्रुप को, जब हम किसी को 30 साल से पिक करते हैं तो 54 साल तक तो ले जाएंगे ना, कि छोड़ देंगे। ले जाएंगे या छोड़ देंगे, ले जाएंगे। तो ये आपका सीधे सीधे 100 एम्प्लॉयज़ का हिसाब है। ये केवल 100 एम्प्लॉयज़ का है। आज जो 30 से 39 साल तक के हैं वो आगे 40 से 50 होंगे, उसके बाद वो 50 से 55 होंगे। ये इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा टोटल। अब हम एज ग्रुप पिक करेंगे 40 से 49। कौन सी एज ग्रुप? जो 40 से 49 साल तक कितना पाएंगे और 50 से लेकर 54 तक इतना पाएंगे। 30,000 वो यहाँ पाएंगे और 36,000 रुपये वो यहाँ पाएंगे। सर एक काम करते ना, आप इनको 100 से ले लेते, इनको 150 से ले लेते, इनको 180 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक का हिसाब किताब, 5 साल तक का हिसाब किताब। बोलो भाई, चलें। शुरू के 10 सालों में 1.446 और नेक्स्ट 5 ईयर्स में ओ हो शुरू के 10 सालों में ये है, अगले 15 साल में 5 साल तक ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा। जो आदमी आज 40 साल की एज में है उसके पहले के 10 साल ये है और दूसरे 5 साल इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें और इसमें यही फ़र्क है। ये 100 लोगों की डिटेल थी। जो बंदा आज 30 साल का है उसके पहले 10 साल, दूसरे 10 साल, अंतिम के 5 साल। जो बंदा आज 40 साल की एज का है उसके शुरू के 10 साल और बाद के 5 साल। और जो बंदा, खरबंदा नहीं, जो बंदा आज 50 से 54 साल तक का है तो उसका 50 से 54 ईयर्स तक का ही तो लोगे 5 साल।
और पहले 5 साल का है 3.7908। अब ज़्यादा समझ में आया होगा, इसको देख लो, झंझट खत्म करो। जो बंदा 50 साल की एज का है वो केवल 5 साल रहेगा, जो बंदा 40 साल का है वो पहले 10 साल रहेगा, पहले 10 सालों का हिसाब ये, बाद में 5 साल का हिसाब किताब, इन दोनों का डिफरेंस। जो बंदा आज 30 साल की एज का है तो 30 से 40 साल तक 10 साल का ये हिसाब किताब, 40 से 50 साल तक का 20 साल, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद 5 साल का डिफरेंस इन दोनों का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते 100, 150 और 180, गलत हो जाता क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर सब में अलग अलग है। चलें, 50 से 54, 40 से 50 10 साल, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 7.6061 माइनस 6.1446, 1.4615, मल्टीप्लाई करो, आंसर रखो। कितने लोग हैं इधर? 50। टोटल बता सकते हैं ना? अब तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने या करने की ज़रूरत है। अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। तीनों को ऐड कर दें, 2,01,95,500, 1,18,47,600, 40,94,064, 3,61,37,164। दिस इज योर आंसर। ये अनस्किल्ड का है। सेम यही प्रोसेस आप सेमी स्किल्ड के लिए, सेम यही प्रोसेस आप स्किल्ड के लिए। तो अनस्किल्ड का टोटल कर लेंगे, स्किल्ड का टोटल कर लेंगे, सेमी स्किल्ड का टोटल, तीनों की वैल्यू जोड़ करके बैलेंस शीट में दिखा दो। दैट्स इट। हमें नहीं लगता कि फंडे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि अब यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं आपके सीए के फाइनल के एग्जाम में। ठीक, टाटा बोलने का वक्त आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।